हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज शेफाली। एडुटॉक में आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे चैनल के साथ। मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसके पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में जो हमारे 4 स्टेजेस है उसको अलग अलग डिस्कस किया। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है सीडीपी की, जो करंट प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ना है तो आप अपना एक कॉपी पेन लेकर अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाइए, क्योंकि जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं सिर्फ सुनने से नहीं, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं तब तक वो आपके माइंड में नहीं बैठेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमारे सामने यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, या तो पूछ लेता है ऑप्शंस में देके कि कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है और कौन से नहीं है और कौन कौन से डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें दे दिए जाते हैं। लास्ट में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन इसमें ऐड करने वाली हूं, आप जरूर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जब मैं अपना टॉपिक डिस्कस कर रही थी व्हाट इज डेवलपमेंट, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कभी भी नहीं रुकती है। उसमें हमारे 4 डोमेन्स में मैंने डिस्कस किया था, वो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो चारों चीजें हैं उसमें हम फिजिकल स्ट्रक्चर्स को छोड़कर बाकी जो चीजें हम देखते हैं, ये जो सारी चीजें हमारी लाइफ लॉन्ग चलते रहती है। जो हमारा लर्निंग है, जो हमारी अधिगम है, हम किसी न किसी चीज से कुछ ना कुछ नया, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद बात आती है चेंज, ये एक परिवर्तन है। परिवर्तन किस प्रकार से, जैसे हम अपने शारीरिक परिवर्तन में देख ले, क्या जो हम 3 साल के बच्चे रहे थे, क्या आज हम 30 साल में भी वैसे ही हैं? क्या जो हम 30 साल में हैं वो क्या 60 साल में भी वैसे ही रहेंगे? नहीं, हमारे अंदर परिवर्तन आते चले जाता है। फिर वो चाहे लैंग्वेज को ले ले, चाहे वो हमारे सोशल डेवलपमेंट को ले ले, चाहे हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को ले ले। लैंग्वेज के हमारे बारे में देख ले, हम छोटे से बच्चे रहते हैं, हम इतने अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे हम सोशली इंटरेक्ट होते हैं, दूसरे से मिलते हैं, दूसरों को जानते हैं, हम सीखते हैं कि किस प्रकार से अपनी बातों को व्यक्त किया जाता है, किस प्रकार से अपनी भाषा को व्यक्त किया जाता है। जब हम छोटे रहते हैं, इमोशनली हमें कोई कुछ डांट देता है तो हम बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यही हमारा क्या होता है, चेंज होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये हमारा वूम टू लेके टूम तक, मतलब आप ये समझेंगे जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, भ्रूण से लेके जब तक एक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती, ये तब तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। सेकंड हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। कभी भी क्वेश्चंस में आता है, मेरे साथ भी ऐसी गलती हो चुकी है, एग्जाम में आया है तो हमारे दिमाग में ऐसे ही आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन में भी पूछा जाता है तो कभी कभार हम गलत कर देते, लेकिन सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार? एक छोटा सा बच्चा शुरुआत में ही अपनी उंगलियों का सहारा करना नहीं सीख पाता है, अपने वो पहले बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करता है, अपने पूरे शरीर के अपने बड़े पार्ट, जो हमारे हाथ है, जैसे हमारे हाथ की मांसपेशी है, पहले वो हाथ चलाना सीखेगा, उसके बाद ही वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखेगा। किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा है, जब उसको बॉटल दी जाती है तो वो अपनी उंगलियों का सहारा नहीं करता है, वो पूरा अपने शरीर को, अपने पैर की जो बड़ी मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं, बिग मसल्स होती हैं, उसका इस्तेमाल करके ही वो अपनी बॉटल को यूज करता है। उसी प्रकार जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है, ठीक है, जब वो रो रहा है आप देखेंगे तो उसको वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके रोता है, पूरे शरीर को इस्तेमाल करके रो रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको कंट्रोल करना आ जाता है। उसके बाद वो सिर्फ अपने फेस एक्सप्रेशंस के द्वारा ही अपना जो एक्सप्रेशन है, जो वो रो रहा है, जो अपनी भावनाएं हैं, उसको वो व्यक्त करता है। ये हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ग्रॉस टू फाइन जाता है, ना कि फाइन टू ग्रॉस। सबसे पहले हम अपनी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ही हम छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता किस प्रकार? वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के कारण हम हर कोई, हर इंसान, जो एक बच्चा से लेके वयस्क तक है, आप देखेंगे सब में विभिन्नताएं पाई जाती है, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्विंस बच्चे को ही देख लेंगे, जब वो दोनों आप सामने खड़े करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फेस के फीचर्स में, किसी न किसी चीजों में, उनके इमोशंस में, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर रहते हैं, वो एक जैसे
नहीं होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हमारे कि सभी व्यक्ति अपने आप में ही क्या होते हैं, अलग होते हैं। सभी व्यक्ति अपने आप में अलग होते हैं। किसी के बोलने की शैली अलग होती है, किसी के अपने आप के लिखने की शैली अलग होती है, कोई ड्राइंग करने में अच्छा होता है, कोई पेंटिंग करने में अच्छा होता है। आप देखेंगे सब कोई एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग है। कोई दिखने में भी एक जैसा नहीं होता। किसी की बोलने की जो शैली होती है, किसी की जो आवाज होती है, वो आवाज में भी अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। इसीलिए कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सभी अपने आप में ही भिन्न होते हैं। उसके बाद टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण से ही आप क्या समझते हैं, किसी सभी सारी चीजों को एक साथ लेकर चलना। मतलब होल से आप देखेंगे कि होल से लेके आप पार्ट्स में जा रहे हैं। होल से पार्ट्स में किस प्रकार जा रहे हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अपनी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद छोटी मांसपेशियों का हम इस्तेमाल करें, उसी को ही कहा गया है होल टू पार्ट। हम अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सारे कोऑर्डिनेशन है, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें को एक साथ लेकर कार्य करना, वही हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बैडमिंटन देख ले, क्या बैडमिंटन सिर्फ हाथों से ही खेला जाता है, नहीं, उसमें हमारे आई कोऑर्डिनेशन की भी बात हो रही है, हमारा जो हाथ है वो भी चल रहा है, हमारी पूरी बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसे एकीकरण का सिद्धांत कहा गया है। उसी प्रकार हम देख लेंगे साइकिल। साइकिल क्या सिर्फ हम हाथ से पकड़े हुए हैं, अपने आप ऑटोमेटिक चल रही, नहीं, उसमें पैरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। हम सामने देखकर अपनी साइकिल चला रहे हैं, हम पकड़ कर उसमें ब्रेक मार रहे हैं, हमारी उंगलियों का भी इस्तेमाल है, मतलब पूरी बॉडी का ही इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहा गया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा को सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सेफेलोकॉर्डल, दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल को हिंदी में कहा गया है शिरोध पदोन्मुखी, और प्रोक्सिमोडिस्टल को कहा गया है समिस्त दूरस्थ। इसमें क्या होता है, जो हमारा सेफेलोकॉर्डल होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो हमारा हेड टू टो जाता है, सिर से लेके पांव तक जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो बच्चे का हेड है उसका डेवलपमेंट सबसे पहले होगा, फिर धीरे 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 करके उसके नीचे तक की उसकी मांसपेशियों का विकास होगा। ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बच्चे का विकास है वो सेफेलोकॉर्डल में कैसे होता है, तो वो सेफेलोकॉर्डल में हेड टू टो की ओर जाता है। मतलब आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने सिर को ही सबसे पहले वो संभालना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी गर्दन को, अपनी बाकी की शरीर की मांसपेशियों को संभालना शुरू कर देता है, इसीलिए उसे हेड टू टो कहा गया है। फिर आपका आता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब अंदर से बाहर की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर। जैसे मान के चलिए अगर हमारा हाथ है तो हमारे हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो पहले काम करेंगी, उसके बाद हमारी उंगलियां काम करना शुरुआत करेंगी। इसे दो भागों में बांटा गया, पहला आपका सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ये जो है डायरेक्शंस हैं वो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, फिर वो चाहे आपका सीजी टेट हो, सी टेट हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस में जरूर पूछा जाता है कि उसको कितने भागों में बांटा गया, मैंने बताया दो भागों में। उसके अलग से भी पूछा जाता है कि सेफेलोकॉर्डल की दिशा कैसी होती है, तो सेफेलोकॉर्डल की जो दिशा होती है वो हेड टू टो जाती है, सिर से पैर की तरफ जाती है, ना कि पैर से सिर की तरफ जाती है। और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, इनर टू आउटवर्ड जाता है, आपका केंद्र से बाहर की ओर। हमारा केंद्र से क्या होता है, बाहर की ओर जाता है। उसके बाद बात आ रही है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल, मतलब पूर्वानुमान का सिद्धांत। बच्चे को देखकर, उसकी एक्टिविटीज को देखकर हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चा अभी किस अवस्था में है, उसके बाद आगे जाके वो किस अवस्था में होगा। अगर एक छोटा सा बच्चा, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, वो बहुत धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ रही है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो हम लोग आगे जाके कहते हैं कि वो स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलेगा। अगर उसकी ड्राइंग अच्छी है तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, अगर वो गाने में अच्छा है तो बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। ऐसा हम प्रिडिक्शन लगाते रहते हैं किसी बच्चे को देखकर, बट जरूरी नहीं है कि जो हम प्रिडिक्शन लगा रहे हैं वो एक्चुअली में सही हो। बच्चे की एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है और उसका हम प्रिडिक्शन लगा पा रहे हैं। बच्चे की चाइल्ड एक्टिविटी स्टेजेस, इस समय जैसे आप कह लेंगे कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो 1 साल का है तो हम पहले से प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि वो चलना सीख जाएगा, अगर वो 1 साल का है तो वो बोलना सीख जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 साल का बच्चा, अगर 1 साल अगर उसकी स्टेज है तो वो उसी टाइम वो चलना सीख जाए। हो सकता है 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने, डिपेंड करता है कि बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल ग्रोथ है वो कैसा है, वो उस पर निर्भर करता है, ना कि हमारे
पूर्वानुमान पर निर्भर करता है। फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट को देखकर हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। 6 टॉपिक्स कवर कर लिए। अब जो हमारा 7th टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत से हम ये समझेंगे कि किस प्रकार अगर एक छोटा सा बालक भारत में रहता है और सेम एक बच्चा विदेश में रहता है, तो क्या जो भारत के बच्चों की जो बढ़ने की जो क्षमता है, जो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो डिफरेंट होगा वो फॉरेन के बच्चे के साथ? नहीं। जो एक यहाँ पर भारत में जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, सेम डेवलपमेंट उसका वहां पे जो फॉरेन के बच्चे, चाहे वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, यूके का हो, यूएसए का हो, कहीं का भी बच्चा है, जो उसका पैटर्न होता है वो हमेशा सीक्वेंस होता है। उसका पैटर्न मतलब समझ लें कि जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, वो पहले बैठना सीख रहा है, क्रॉल करना सीख रहा है, खड़े होना सीख रहा है, चलना सीख रहा है। ये जो यूनिफॉर्म पैटर्न है वो यूनिवर्सल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमेशा सीक्वेंस में रहता है। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो हमारा सेम होता है। अभी मैंने आपको बताया, चाहे बच्चा बैठ रहा है, उठ रहा है, खड़े हो रहा है, चलना है, वो हर जगह का वो सेम होगा, वो पूरा वर्ल्ड वाइड सेम होगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ कुछ और चल रहा है इंडिया में और फॉरेन में बच्चों की ग्रोथ अलग चल रही है, वहां पर ऐसा हो कि बच्चा पहले ही चलना सीख गया, उसके बाद वो बैठना सीख रहा है, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट में होता है, वहां पे भी बच्चों का ग्रोथ वैसे ही होता है जैसे यहाँ पर होता है कि छोटा बच्चा पहले बाबा, पापा, मामा बैबलिंग करना सीखता है, उसके बाद एक शब्दों का इस्तेमाल करना सीखता है, पापा, मम्मी, फिर 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है, खाना दो, पानी दो, कपड़े पहनाओ, ऐसे करके बहुत सारे से छोटे छोटे जो होते हैं वो वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, फिर वो धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीख जाता है। ये सब सारे चेंजेस हैं बच्चों में जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सीक्वेंशियल होते हैं। ठीक है। डिले हो सकता है बट प्रोसेस वही रहेगा। कोई बच्चा 1 साल में बैठना सीख रहा है, कोई बच्चा 8 महीने में ही बैठ ले रहा है, तो ये जो सारी चीजें वो डिले हो सकती हैं, लेकिन जो उस लोग का पैटर्न होता है वो सेम होता है, वो बैठना, उठना, चलना, वो सारी चीजें वो सेम रहेंगी। ठीक है। पैटर्न सेम बट स्पीड रेट डिफरेंट, जो मैंने आपके बताया कि जो उनका पैटर्न है वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी स्पीड रहेगी वो धीमे और तेज हो सकती है। कुछ बच्चे बहुत तेजी से चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को बोलने में थोड़ा सा समय लगता है, डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट रेट, विकास दर में एक रूपता का अभाव। विकास दर में एक रूपता का अभाव कैसे? मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चा इन्फेंसी में है, शैशवावस्था में है, या फिर पूर्व बाल्यावस्था में, जो पूर्व बाल्यावस्था और शैशवावस्था में जो उसकी ग्रोथ हो रही होगी वो सेम लेटर चाइल्डहुड में नहीं हो रही होगी, जो उसकी दर है उसमें भिन्नता आ गई होगी। सीक्वेंस तो सेम है, जैसे मैंने आपको बताया है, इन्फेंसी है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ये जो स्टेजेस है वो सेम है, लेकिन जो उनका दर है, जो उनकी ग्रोथ है, उसमें हो सकता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है इसमें ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है, लेटर चाइल्ड में थोड़ी धीमी चलती रहती है। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्ड में जो जैसा ग्रोथ है वैसा लेटर चाइल्डहुड में नहीं होता है, स्टेजेस में अलग अलग बदलाव आता रहता है। जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सल तो है, लेकिन जो उसके रेट है उसके डिफरेंस होता रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9th नंबर, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम कैसे? फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये जो 4 हैं इसके साथ आपका आ जाता है लैंग्वेज और आपका आ जाता है मॉरल। ये जो सारे डेवलपमेंट्स हैं, ये सारे चारों या पांचों या 6, ये जो सारे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज और मोरल डेवलपमेंट है, ये जो सारे डेवलपमेंट है ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं। रिलेट किस प्रकार? अगर फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ भी अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है किसी बच्चे का, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है वो, अगर उसे कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम है और अगर उसे उस प्रॉब्लम को दिखा दिया जाए, ये जता जाए, तो वो इमोशनली उसको इम्पैक्ट करेगा। ये मेंटल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर मेंटली वो ग्रोथ नहीं कर पाया तो वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब कोई भी डेवलपमेंट अगर किसी भी प्रकार से ये रुक रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो वो दूसरे डेवलपमेंट को जरूर जरूर इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आती है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
हेरिडिटी और एनवायरमेंट जो है वो वर्ड जो है वो किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था? वुडवर्थ ने। हेरिडिटी में किस प्रकार बच्चों की जो पर्सनालिटी रहती है वो हेरिडिटी पर निर्भर रहती है, वो चाहे बालों का रंग है, आंखों का रंग है। एनवायरमेंट में क्या होता है? वातावरण में घुलता मिलता है और उसका विकास होता है। जब एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है, सोशली इंटरेक्ट करता है, तो बच्चे में एक अलग सा सोशल इंटरेक्शन के बाद उसमें एक डिफरेंट लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट आ सकता है, उनके सोशल डेवलपमेंट भी आ सकते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो सकता है। बच्चा बाहर जाने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आती है स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, वर्तालुकार व रेखिक व्यवस्था का सिद्धांत। मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो ऐसे होता है, ना कि सीधी अवस्था में। मतलब जो डेवलपमेंट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। नहीं, डेवलपमेंट कैसे होता है? स्पाइरल होता है। आप देखेंगे बच्चा जो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में उनका फिजिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी होता है, उनका लैंग्वेज का भी ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी होता है, लेकिन जब वो लेटर चाइल्डहुड में आता है तो वो धीरे ही है, वो क्या हो जाता है? वो थोड़े धीमे हो जाता है। जो उसकी गति होती है वो कैसी हो जाती है? थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो इसलिए नहीं कह सकते कि वो स्मूथली चलता जा रहा है, नहीं, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है। सेल्फ लव आप देख लेंगे कि जो स्टार्टिंग में जो छोटा सा बच्चा रहता है वो ईगो सेंट्रिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सबसे ज्यादा सही है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, जब वो अर्ली चाइल्डहुड से लेटर चाइल्डहुड में आता है तो वो सेल्फ लव धीरे से थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन फिर से जब वो एडोलेसेंस में आ जाता है तो वो सेल्फ लव वापस से आ जाता है। तो वो जो प्रोसेस है जो डेवलपमेंट का है वो कभी बहुत ज्यादा तेजी से होता है, फिर वो कभी धीमे से होता है, फिर वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है। वो बीच में एक स्थिरता आती है, ऐसा नहीं कि जो चल रहा है वो एकदम स्पीडली चलता जाता है। ठीक है। डेवलपमेंट होता है, फिर रुकता है और फिर से होता है, धीमे तो कभी तेज होता है। तो ये प्रिंसिपल डेवलपमेंट थे। इसमें मैंने आपको 11 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपको बताए हैं। इसको एकदम ध्यान से सुनना है, अपनी नोट्स खुद से बनानी है, इसके नोट्स को लिखना है। अभी मैं एक क्वेश्चंस आपके सामने दे रही हूँ जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे और इसका आंसर सही होगा तो मैं आपके साथ थम्स अप शेयर करूंगी। ऐसे अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।